हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम सेल बायोलॉजी का एक नया टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन पर चर्चा करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कब होता है, ट्रांसक्रिप्शन की घटना कब होती है, किसमें सहायक होती है। तो स्टूडेंट्स है ना, ट्रांसक्रिप्शन है क्या चीज है। तो ये चीज देखते हैं। सबसे पहले आपने पहले एक डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते थे कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि यह डीएनए है कोई, ठीक है, ये क्या है, कोई डीएनए है, ठीक है, इससे ही क्या बन जाए, डीएनए बन जाए, नया डीएनए बन जाए। तो यह है डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती थी। क्या कहलाती थी, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती थी, ठीक है। और इस डीएनए से क्या बन जाए, एमआरएनए बन जाए। डीएनए से क्या बन जाए, एमआरएनए बन जाए। इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाए। उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये जो क्रिया हो रही है, एक एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। यह क्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति होती है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। एमआरएनए से फर्दर इसका संश्लेषण हो जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशन। वो क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है, ओके। तो बच्चों, आपने जो डीएनए रेप्लिकेशन देखा, डीएनए रेप्लिकेशन में 5' है, ये 5' है। इस तरह की क्वालिटी पाई जाती है, जिससे इसी तरह की क्वालिटी वाले जो है डीएनए प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ इस स्थिति में ना, ये दोनों ही स्ट्रैंड किसी तरह कार्य कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहे हैं। दोनों ही स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह, और दोनों ही स्ट्रैंड प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों स्ट्रैंड 3' हो चाहे 5' हो, दोनों स्ट्रैंड किसी तरह कार्य करते हैं, टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। तो उस प्रक्रिया को डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। परंतु आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का जो अध्ययन था, है ना, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। इस अनुलेखन का अध्ययन जो किया था सर्वप्रथम एचएफसी क्रिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, एचएफसी क्रिक द्वारा किया गया। और इन्होंने बताया कि जब डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बन गया, और एमआरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाती है। एमआरएनए से क्या बन जाती है, प्रोटीन, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, ठीक है। यदि ये तो क्या है, सिंगल डायरेक्शन में हो रही है, अभी क्या है, अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय स्थिति में है, जब यह अभिक्रिया किस स्थिति में है, अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही दिशा में है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा ना, इसमें एक एंजाइम भाग लेता है, जिस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज जिसकी उपस्थिति में हमारे बन जाता है एमआरएनए से प्रोटीन, मतलब एक दिशा हो रही है, जिसे इस एचएफसी क्रिक ने इस एक दिशीय प्रक्रिया को क्या कहा, सेंट्रल डोग्मा कहा। क्या कहा, सेंट्रल डोग्मा, या प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, डोग्मा मतलब सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या है, एक दिशा जो रेखा होती है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है,
सेंट्रल डोग्मा, जिसे सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? HFC क्रिक ने परिभाषित किया सेंट्रल डोग्मा को। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है और एक ही दिशा में चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। राइट। अब यदि ये जो क्रिया है ना प्रोटीन से इस तरह से चल सकती है, प्रोटीन से वापस डीएनए का संश्लेषण कर सकती है बहुत कम कंडीशन में। कभी कभी कभार क्या होता है कि प्रोटीन से पुनः से डीएनए बन जाता है और वह एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये कब संभव होता है? इस तरह का किस एंजाइम की उपस्थिति में संभव होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन से पुनः एमआरएनए और एमआरएनए से डीएनए बन सकता है। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा विपरीत होता है, सेंट्रल डोग्मा के विपरीत होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि डीएनए से अभी हमें किसका अध्ययन करना है? डीएनए से एमआरएनए बनने का अध्ययन करना है। तो डीएनए से जो एमआरएनए का बनना है वही क्या है? अनुलेखन है। तो आइए किस तरह से डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले अनुलेखन करने से पहले है ना, हम इनके लिए काम आने वाले कारकों की बात कर लेते हैं, काम आने वाले कारक और एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। तो मेनली जो अनुलेखन की प्रोसेस है ना, उस अनुलेखन की प्रोसेस में एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। एक कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जो डीएनए होता है हमारा डबल स्ट्रैंडेड, इस डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड बनाने में सहायता करता है। तो ये डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। इस वजह से ना इस आरएनए पॉलीमरेज को हम क्या कह सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कह सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट निर्भर आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। तो जो इसका कार्य होता है ना, जनरली दो कार्य होते हैं इसके। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज का जो है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये डबल स्ट्रैंड आरएनए है, इससे क्या बन रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, जिसमें कौन भूमिका निभा रहा है? आरएनए निभा रहा है। ठीक है, तो ये आरएनए क्या कार्य करता है यहाँ पे? इसका फंक्शन क्या है? तो इस आरएनए पॉलीमरेज का है ना मेनली दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये ओपन न्यूक्लियोटाइड चेन, ओपन न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, यानी कि ये अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग, अनबाइंडिंग। तो ये जो एक तो काम करता है ओपन न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन है इसको खोलने का कार्य करता है, अथवा इसे कर सकते हैं अनबाइंडिंग करने का, अनबाइंड करने का यानी खोलने का ही काम करता है। ठीक है, दूसरा काम इसका होता है एलोंगेशन का, एलोंगेशन का। ठीक है, तो अभी बात करेंगे, अपने चित्र बनाएंगे, इसको देखेंगे। मेनली फंक्शन कितने हो गए? ओपन, तो इसका अनबाइंड करने का हो गया, दूसरा एलोंगेशन हो गया। ठीक है, ये दोनों काम कर देगा। इसके अलावा इसमें सहायक होता है सिग्मा कारक। कौन सा कारक सहायक होता है? सिग्मा कारक सहायक होता है। ठीक है, अब यह सिग्मा कारक क्या होता है? देखिए यह सिग्मा कारक जो होता है ना प्रारंभन कारक होता है। कैसा कारक होता है? प्रारंभन कारक होता है। ये प्रारंभन कारक इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह जो कारक होता है ना, यह कारक इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्षणिक रूप से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? क्षणिक रूप से जुड़ता है, यानी बहुत कम समय के लिए जुड़ता है। उसके पश्चात ये आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है। उसको मतलब कह रहे हैं क्षणिक रूप से, क्षणिक रूप से जुड़ करके यह क्या प्रारंभ
कारक को क्या बोलते हैं? समापन कारक भी कहते हैं। अब ये समापन कारक क्या करता है? समापन का कार्य करेगा, अणुलेखन की समाप्ति करेगा। ठीक है, तो अणुलेखन की समाप्ति कैसे होगी? देखिए, ये भी जो है ना, इस आरएनए पॉलीमरेज से क्षणिक रूप से जुड़ता है। जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो स्लो कारक की आरएनए पॉलीमरेज से कैसे जुड़ता है? क्षणिक रूप से जुड़ता है, और क्षणिक रूप से जुड़ता है उसकी अनबाइंडिंग को क्या कर देता है? बंद कर देता है, और अनबाइंडिंग बंद हो जाएगी तो अणुलेखन की क्रिया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा एलोंगेशन मतलब दीर्घीकरण, श्रृंखला को बढ़ाना, और जब श्रृंखला बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि एलोंगेशन और दोनों का आने से आरएनए पॉलीमरेज पे, तो ये क्या करता है? रो कारक क्षणिक रूप से जुड़ करके इन दोनों क्रियाओं को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, और समाप्त हो जाएंगी तो अणुलेखन भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दो कारक हो गए, प्रारंभ कारक और समापन कारक। तो ये तो प्रारंभ में सहायक हो जाएगा, ये समापन में। तो इसके अलावा एलोंगेशन में सहायक पॉलीमरेज है। तो इस तरह से इसके लिए आवश्यक सामग्री होती है। तो स्टूडेंट्स, इनको आपको बिल्कुल माइंड में इस तरह से बैठा लेना है कि इनको तो हमें पता ही होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम भाग ले रहे हैं। जब तक ये हमारे लिए क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तो बिल्कुल माइंड में इस तरह से उतार लेने हैं कि जिस तरह से हम किसी चीज को घोट कर पी रहे हो, सपोज कीजिए, इस तरह से इनको माइंड में बैठा लेना है। राइट, तो अब बात करते हैं हम किस तरह से ये क्रिया होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होती है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक जीवों में भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, यानी डीएनए से एमआरएनए बनता है, और यूकैरियोटिक में भी डीएनए से एमआरएनए बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक अनुलेखन, प्रोकैरियोटिक अनुलेखन। ठीक है, तो जो ये प्रोकैरियोटिक अनुलेखन है, देखिए प्रोकैरियोटिक अनुलेखन को समझने से पहले है ना, इसकी कुछ बेसिक जान लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए बनेगा डीएनए से, वो कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है। कल आपको बताया था मैंने कि जो सिस्टोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक, अर्थात उस पर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे सिस्टोन पाए जाते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला होती है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक होता है। ठीक है, अर्थात पॉलीसिस्टोनिक का मतलब कि इस पर जो सिस्टोन होते हैं ना, सिस्टोन, जिनको हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन जिनको कहते हैं, ये कैसे पाए जाते हैं? सतत रूप से पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सतत रूप से पाए जाते हैं। राइट, इसके बाद प्रोकैरियोटिक अनुलेखन जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक अनुलेखन में क्या होगा कि एमआरएनए जो होता है बनेगा, अनुलेखन के पद्धति क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, और यह एमआरएनए जो होता है ना, यह एमआरएनए क्या कार्य करता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? टेम्पलेट प्रदान करता है। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो देखते हैं अपन किस तरह से जो है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुलेखन होता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए, जानने की कोशिश करते हैं अपन थोड़ा सा इसको। सॉरी,
इस तरह से क्या है, डबल हेलिक्स नहीं है, डबल हेलिक्स नहीं है। ये क्या है, कोई नाइट्रोजन खराब हो सकता है। ठीक है, तो ये डीएनए जो है, इस डीएनए में 2 5' है और ये 5' 2 3'। ठीक है, तो जो डीएनए है, इस डीएनए में देखिए 3' 5' प्राइम जो है, 3' 5' जो प्राइम है ना, ये क्या है, डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो 3' 5' वाला कुंडल है, ये किसकी तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। जबकि दूसरा जो कुंडल है वो किसकी तरह कार्य करता है, कोडोन टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, कोडोन टेम्पलेट की तरह, या फिर इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्शन में सहायक नहीं होता है। केवल कौन सा स्ट्रैंड सहायक होता है, 3' 5' वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। अब जो इससे एमआरएनए बनेगा, इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए किसके साथ बनेगा, 5' 2 3' पॉलिपेप्टाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि टेम्पलेट ग्रुप में कौन सा काम आ रहा है, 3' 2 5'। तो इससे बनने वाला जो एमआरएनए है वो कौन सी पॉलिपेप्टाइड बनेगा, यानी कौन सी ध्रुवता में बनेगा, 5' 2 3' ध्रुवता में बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके साथ क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया। अब चूंकि ये पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक है, तो इसमें ना अब हमने एक बात की थी आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज काम आता है, जो आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, डीएनए पर निर्भर होता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये यहाँ पे जुड़ गया है आपके आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज आपके जुड़ गया। ठीक है, अब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट को पढ़ सकता है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। केवल इसका काम क्या है कि ये जो एमआरएनए होगा ना, सॉरी ये आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये इस डीएनए को क्या फंक्शन बताए जा रहे हैं पॉलीमरेज के, 2 फंक्शन है केवल। एक तो ओपन न्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को क्या कर सकता है, ये खोल सकता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, एलोंगेशन का। लेकिन ये क्या नहीं करेगा, अनुलेखन को प्रारंभ नहीं करेगा। तो अनुलेखन का प्रारंभ कैसे होगा, देखिए जब आरएनए पॉलीमरेज आ गया है यहाँ पे, तो आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, तो इसके साथ एक कारक की आवश्यकता होती है, कारक की, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कारक। और यह सिग्मा कारक किसके साथ जुड़ जाता है, क्षणिक रूप से। अब इसके पास आरएनए पॉलीमरेज के पास ये सिग्मा कारक आ गया, ये कौन सा है, सिग्मा कारक है। ये सिग्मा कारक जो है ना, सिग्मा कारक प्रोमोटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, प्रोमोटर, यानी उन्नायक की तरह कार्य करता है, उन्नायक। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। किसके लिए, अनुलेखन के लिए प्रमोट करता है, उन्नयन करता है इसका। ओके, तो ये सिग्मा कारक की क्या कैपेसिटी है, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्षणिक रूप से जुड़ता है। तो क्षणिक रूप से जुड़ जाएगा, तो जुड़ करके क्या करेगा, देखिए जुड़ करके क्या करेगा, ये देखते हैं हम। इस तरह से ठीक है, तो अब क्या होगा, ये क्षणिक रूप से आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया, सीमा कारक जुड़ गया। अब क्या है कि
इसका काम क्या है, क्या बताया था मैंने काम, एक तो एलोंगेशन का है और दूसरा क्या है, ओपन का है, खोलने का है। तो इसने ओपन कर दिया, इस श्रृंखला को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। ओपन कर दिया है तो अब क्या कर सकता है ये, जब ओपन कर दिया जाता है, ठीक है, तो ओपन कर देने के पश्चात ये क्या निर्मित करने लगता है, इस तरह से एमआरएनए का निर्माण करने लगता है। इस तरह से क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में एमआरएनए का निर्माण करने लगता है। जब अनुलेखन प्रारंभ हो जाता है तो अनुलेखन प्रारंभ हो जाने के पश्चात यह सिग्मा कारक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि सिग्मा कारक किसके साथ जुड़ता है, क्षणिक रूप से जुड़ता है, तो हट जाएगा। फिर भी क्या होता रहता रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन तो होता रहेगा ना, क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किसमें सहायक है, एलोंगेशन में, मतलब दीर्घीकरण में, अर्थात ये श्रृंखला खोलता जाएगा। केवल सिग्मा कारक की आवश्यकता पड़ी प्रारंभ के लिए, तो प्रारंभ हो गया यहाँ पे, अब ये इसको पढ़ता जाएगा और ये श्रृंखला जो है किसकी बनती जाएगी, किसकी बनती जाएगी, आरएनए की बनती जाएगी। इस तरह से आगे ये बनता जाएगा, इस तरह से आगे, ठीक है, बनता जाएगा। जैसे जैसे ये इसको पढ़ता जाएगा और पढ़ता जाएगा तो ये क्या कर लेगा, जो है श्रृंखला का दीर्घीकरण करेगा और सिग्मा कारक जो है अलग हो जाएगा। ये सिग्मा कारक क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ पे सिग्मा कारक क्या हो गया, अलग हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये सिग्मा कारक अलग हो जाता है। अलग हो जाने के पश्चात क्या होता है, ये श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इस तरह से बढ़ रही हो, मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इस श्रृंखला को क्या कर रहा है, पढ़ता जा रहा है और श्रृंखला को बढ़ा रहा है, एलोंगेशन कर रहा है ना, आरएनए पॉलीमरेज एलोंगेशन करता जाएगा, ठीक है। आगे ये फर्स्ट स्टेप का सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, प्रोडक्ट फाइब्रस टू ट्रेस, ठीक है। यहां पे इस जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, इसने ये श्रृंखला बनाई हुई है एमआरएनए की, ये श्रृंखला बनी हुई है एमआरएनए की। इसके साथ क्या जुड़ जाता है, रो फैक्टर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, रो फैक्टर। और जो रो फैक्टर है ना, ये किसी तरह कार्य करता है, टर्मिनेटर की तरह कार्य करता है। टर्मिनेटर मतलब समापक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, समापक की तरह कार्य करता है। और यह आरएनए पॉलीमरेज की क्रिया को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और किस तरह जुड़ता है, केवल क्षणिक रूप से जुड़ता है। किस तरह जुड़ता है, क्षणिक रूप से। तो जब ये क्षणिक रूप से रो कारक इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा तो उसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात यह इसकी क्रिया को क्या कर देता है, संदमित कर देता है, अर्थात आगे बढ़ने से रोक देता है। और ये रो कारक अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज जब आगे हो जाता है, ठीक है, अगले स्टेप में, और ये अलग श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। ये श्रृंखला क्या प्राप्त हो जाती है, एमआरएनए की प्राप्त हो जाती है। ये श्रृंखला क्या प्राप्त हो गई, अब एमआरएनए की प्राप्त हो जाती है। ये क्या है, एमआरएनए, ठीक है। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। और ये क्या है, रो फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से रो फैक्टर ने इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिया है, टर्मिनेशन कर दिया है। और टर्मिनेशन हो जाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे श्रृंखला को बढ़ाएगा नहीं, और बढ़ाएगा नहीं तो इस प्रकार से श्रृंखला प्राप्त ये नहीं कि अलग हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, और प्राप्त होने वाली श्रृंखलाएं क्या कहलाती है, एमआरएनए कहलाती है। तो इस तरह से डीएनए से क्या बन गया, अंत में एमआरएनए बन गया। डीएनए से अंत में क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। तो इस तरह से द्विपीड़ित आरएनए डीएनए से, ये द्विपीड़ित डीएनए था, और डीएनए जोड़ता अवस्था में रह गया ना, डीएनए क्या रह गया, जोड़ता अवस्था में रह गया। और इससे क्या होता है, एक संरचना एमआरएनए का निर्माण हो जाता है, और रो कारक होने से जो है अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है इस प्रक्रिया में जो प्रोकैरियोटिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं अपन, प्रोकैरियोटिक की
बात की है। इसमें 3 स्टेप हुए। पहला हो गया इनिशिएशन, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं प्रारंभन। तो प्रारंभन में कौन सहायक हुआ है? सिग्मा कारक सहायक हुआ है। प्रारंभन में कौन सहायक हुआ है? सिग्मा कारक सहायक हुआ है। जब सिग्मा कारक के सहारे पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है तभी अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? पहला स्टेप क्या हो गया? जो अनुलेखन की प्रक्रिया है ना, कितने स्टेप में पूर्ण हुई है? 3 स्टेप में पूर्ण हुई है। पहला स्टेप क्या हो गया? इनिशिएशन हो गया, प्रारंभन हो गया। प्रारंभन हो गया सिग्मा कारक की उपस्थिति में। उसके पश्चात दूसरा स्टेप जो होता है एलोंगेशन का होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? एलोंगेशन, यानी कि दीर्घीकरण का होता है। किसका होता है? दीर्घीकरण का। तो दीर्घीकरण में कौन सहायक हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज खुद है ही। इसने क्या क्या काम किया था? ऐसे श्रृंखला को तोड़ा और दीर्घीकरण कर रहा है। लगातार श्रृंखला को तोड़ता जाता है और दीर्घीकरण करता जाता है, और रो कारक जो होता है क्या हो जाता है? ये अलग हो गया है। हो गया है ना अलग, क्योंकि क्षणिक रूप से टूटता है। इस तरह से ये लगातार बढ़ता रहता है और श्रृंखला जो है ना, ये आरएनए की श्रृंखला प्राप्त हो रही है ना, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दीर्घीकरण। उसके पश्चात तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है टर्मिनेशन। तीसरा स्टेप कौन सा आता है? टर्मिनेशन का आता है, यानी कि समापन। तीसरा स्टेप लास्ट है समापन। अब समापन का हुआ तीसरा स्टेप में जो आरएनए पॉलीमरेज जो श्रृंखला का दीर्घीकरण कर रहा है उसके साथ रो कारक जुड़ गया। रो कारक ने इस श्रृंखला के दीर्घीकरण को रोक दिया और रो कारक क्षणिक रूप से जुड़ता है। रो कारक आगे चल के अलग हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से भविष्य में एमआरएनए बनाने के लिए, डीएनए के लिए काम आते हैं। और जो एमआरएनए की श्रृंखला प्राप्त होती है वह एमआरएनए की श्रृंखला में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जो कि किन में देखी जाती है? प्रोकैरियोट्स में देखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो एंजाइम पढ़े थे आपने वही यहाँ पे सहायक हुए, तो आपको उनको बैठा लेना था। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।